आज का टॉपिक, कल तो ये बताए थे ना, आज का टॉपिक जो है वो क्या है, संघ प्लेटी हेलिम्नथीज है ना। आज का टॉपिक है संघ प्लेटी हेलिम्नथीज। लेकिन इससे पहले कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था सस्पर्शकों की उपस्थिति और सस्पर्शकों की अनुपस्थिति। इन दोनों के आधार पर जो संघ सिलेंट्रेटा है उसे कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कल का क्लास क्या था, संघ सिलेंट्रेटा नहीं टीनोफोरा। तो संघ टीनोफोरा को कितने भाग में बांटा गया है, 2 भाग में, सस्पर्शकों के आधार पर। तो सस्पर्शकों की उपस्थिति और सस्पर्शकों की अनुपस्थिति, इन दोनों के आधार पर संघ टीनोफोरा को 2 वर्गों में बांटा गया है। संघ टीनोफोरा को जब 2 वर्गों में बांटा गया तो पहले ही इसमें बता दिया गया है कि एक तरफ जो है वो सस्पर्शकों की उपस्थिति होगी, तो दूसरे में जो है वो सस्पर्शकों की क्या होगी, अनुपस्थिति होगी। पहले ही क्लियर कर दिया है कि एक उपस्थिति के आधार पर और एक अनुपस्थिति के आधार पर, इन्हीं 2 आधारों पर वर्गीकरण किया जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो 2 वर्गीकरण होता है संघ टीनोफोरा का, उसमें एक आता है क्लास टेंटेकुलेटा, जिसको कहा जाता है हिंदी में वर्ग टेंटेकुलेटा। इसमें जो है वो सस्पर्शक पाए जाते हैं। क्या होते हैं, सस्पर्शक पाए जाते हैं। यानी कि ये एक ऐसा वर्ग है जिसमें सस्पर्शक पाए जाते हैं, सस्पर्शक उपस्थित होते हैं, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, क्लास टेंटेकुलेटा बोला जाता है, वर्ग टेंटेकुलेटा बोला जाता है। इसका उदाहरण क्या है, तो टीनोप्लाना है और प्लूरोब्रेकिया है। क्या है, टीनोप्लाना और प्लूरोब्रेकिया, ये इसके उदाहरण हैं। दूसरा जो है उसमें सस्पर्शक उपस्थित नहीं रहेगा बल्कि अनुपस्थित रहेगा। तो कैसे देखा जाए, तो इसे बोला जाएगा क्लास न्यूडा यानी वर्ग न्यूडा। इसमें सस्पर्शक का क्या होता है, अभाव होता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, क्लास न्यूडा बोला जाता है। और इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा बिरोई। बिरोई यानी बिल्ली की तैरती आँखें। बिरोई का मतलब क्या हो गया, बिल्ली की तैरती आँखें। और उसके बाद आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, और वो है संघ प्लेटी हेलिम्नथीज। संघ प्लेटी हेलिम्नथीज के विषय में अगर देखें तो सबसे पहले इस संघ का जो नामकरण है वो किसने किया था, गैरेनबार ने किया था। किसने किया था, गैरेनबार ने। संघ प्लेटी हेलिम्नथीज का नामकरण करने वाले प्रथम जीव वैज्ञानिक का नाम गैरेनबार था, और इन्होंने ही जो है इस संघ का नामकरण किया था। इस संघ के अंतर्गत जो है वह कीड़े के समान अखंडित जंतु आते हैं। इस संघ में क्या आते हैं, तो कीड़े के समान, जैसे कीड़ा होता है ना, उस कीड़ा को देखे होगे जो देखने में थोड़ा सा घिन टाइप का बढ़ता है ना। तो जो कीड़े होते हैं वो कीड़े के समान अखंडित जंतु आते हैं इस संघ में। और ये प्रायः जो प्राणी होते हैं वह द्विपार्श्व सममितीय होते हैं, अंगीय अस्तर होता है इनमें, और यह देह गुहा रहित होते हैं। अर्थात इनमें देह गुहा नहीं होता है, साथ ही साथ द्विपार्श्व सममिति, अंगीय अस्तर भी इसमें नहीं होता है। इसमें क्या क्या नहीं होता है, तो इन प्राणियों में द्विपार्श्व सममिति, अंगीय अस्तर और देह गुहा नहीं होता है। रहित होने का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो है वह द्विपार्श्व सममिति नहीं होता है, साथ ही साथ अंगीय अस्तर नहीं होता है, और इसमें देह गुहा भी नहीं होता है। इनका जो शरीर होता है वो पृष्ठ अधर तल पर चिपटा हुआ होता है। यानी कि इनका जो शरीर होता है किसका, तो वर्ग या संघ प्लेटी हेलिम्नथीज का, तो वो जमीन की तरफ इनका शरीर क्या रहता है, चिपटा हुआ रहता है। चिपटा हुआ रहने का मतलब कि पूरा उनका शरीर निचला भाग जो होता है वह जमीन से एकदम क्या रहता है, चिपका हुआ रहता है। और इसीलिए इन्हें चपटे कृमि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चपटे कृमि। मनुष्य एवं अन्य जंतुओं के शरीर में ये परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, और इनमें अनेक जनन तंत्र था, और इसीलिए इनका जीवन चक्र जो होता है वो क्या होता है, जटिल होता है। तो प्लेटी हेलिम्नथीज के मुख्य बिंदुओं को अगर देखा जाए तो सबसे पहला तो मुख्य बिंदु यही हो गया कि प्लेटी हेलिम्नथीज का नामकरण किसने किया था, गैरेनबार ने किया था। और प्लेटी हेलिम्नथीज के अंतर्गत जो जंतु पाए जाते हैं उनका पृष्ठतल जमीन के अनुदिश, पृष्ठतल के अनुदिश चपटा होता है। यही कारण है कि इसे क्या कहा जाता है, चपटा कृमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चपटा कृमि कहा जाता है। और ये मनुष्य और अन्य जंतुओं के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, और इसमें अनेक जनन तंत्र होता है, इसीलिए इनका जीवन चक्र क्या होता है, जटिल होता है।
इस संघ के अंतर्गत कीड़े के समान अखंडित जंतु आते हैं, ये सबसे मुख्य है। इतना ही इसमें संघ प्लेटीहेल्मिनथीज में मेन पॉइंट है और इसे ही याद करना है। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट है प्लेटीहेल्मिनथीज के मुख्य लक्षण। तो प्लेटीहेल्मिनथीज का मुख्य लक्षण ये है कि ये चपटा होता है, फीतानुमी होता है और परजीवी कृमि होता है। कृमि मतलब कीड़ा, कृमि मतलब क्या होता है? कीड़ा। तो ये परजीवी कृमि होता है जो जीव जंतुओं पर और मनुष्य पर परजीवी के रूप में रहता है और अपने जीवन का क्या करता है, वहाँ से जो है वो शुरुआत करता है और वहीं पर ख़त्म भी हो जाता है। भोजन ग्रहण करने का काम जो दूसरे पर आश्रित होगा वही न परजीवी कहलाएगा। जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाएगा वह दूसरे किसी स्रोत से, किसी दूसरे जीव से अपना भोजन क्या करेगा? ग्रहण करेगा, वो परजीवी कहलाता है। तो परजीवी कृमि के रूप में ये होता है, ये चपटा होता है और ये क्या होता है? फीतानुमा होता है। कौन? तो संघ प्लेटीहेल्मिनथीज। इसका शरीर जो होता है वो द्विपार्श्वक सममिति होता है और इस संघ के अधिकांश सदस्य जो होते हैं वह अंतः परजीवी होते हैं। इस संघ के जो सदस्य होते हैं वह अंतः परजीवी होते हैं। तात्पर्य यह है कि अंतः परजीवी होने का मतलब कि ये परजीवी होते हैं एक बाह्य रूप से भी, जो जीव जंतुओं पर पाए जाते हैं, दिख जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो परजीवी होते हैं परंतु वह दिखते नहीं हैं, कि वह परजीवी तरीके से जो है वह जी रहे हैं। और इसके कुछ सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्वतंत्र जीवी होते हैं। इसमें उत्तक अंग कोटि का संगठन अर्थात शरीर की कोशिकाएं मिल करके निश्चित उत्तक बनाती हैं और ये निश्चित उत्तक जो है वह फिर क्या बनाती हैं? अंगों को बनाती हैं। वैसे पहले भी बता चुके हैं कि जो कोशिकाओं का समूह होता है वह उत्तक कहलाता है। उत्तकों का जो समूह मिलता है तो वो क्या बनाता है? अंग बनाता है। तो यहाँ पर भी जो उत्तक ये बनाता है निश्चित उत्तक, उसी उत्तक से फिर क्या बन जाता है? अंग बन जाता है। तो संघ प्लेटीहेल्मिनथीज में हम देखते हैं कि इसमें जो उत्तक है वह अंग कोटि का संगठन करता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि शरीर की कोशिकाएं जब मिलती हैं तो निश्चित उत्तक बनाती हैं और ये जो निश्चित उत्तक होते हैं ये फिर बाद में क्या बना देते हैं? अंग बना देते हैं। क्लियर है? इनमें त्रिस्तरीय अवस्था पाई जाती है। तो संघ प्लेटीहेल्मिनथीज में अगर त्रिस्तरीय संरचना पाई जाएगी तो इस त्रिस्तरीय संरचना में क्या क्या पाया जाएगा? एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म पाया जाएगा ना। त्रिस्तरीय संरचना में 3 पाया जाता है स्तर, जिसमें एक्टोडर्म होता है, एंडोडर्म होता है और मेसोडर्म होता है। तो संघ प्लेटीहेल्मिनथीज में त्रिस्तरीय संरचना पाई जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें एक्टोडर्म पाया जाएगा, एंडोडर्म पाया जाएगा और मेसोडर्म पाया जाएगा। लिखा भी गया है कि इसमें एक्टोडर्म होता है, मेसोडर्म होता है और एंडोडर्म स्तर होता है कि नहीं? इसमें क्या क्या होता है? एक्टोडर्म स्तर होता है, एंडोडर्म स्तर होता है और मेसोडर्म स्तर पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये अगुहिकीय होता है, अर्थात इसमें शरीर गुहिका नहीं होती है और विभिन्न अंगों के बीच एक खाली स्थान विशेष मध्यम वर्गीय या विशेष मध्यमी उत्तक मीसेनकाइम या पैरेनकाइम से भरा होता है। यानी इसमें ये भी एक संरचना है कि इसका जो अंग होता है उस अंगों के बीच में जो खाली स्थान होता है उन खाली स्थानों में एक विशेष प्रकार का उत्तक भरा होता है जिसे मीसेनकाइम जो है वह या पैरेनकाइम कहा जाता है और इसे ही जो है वह मध्यथर्मी उत्तक कहा जाता है। मध्यथर्मी उत्तक का मतलब कि अंगों के बीच में जो खाली स्थान रहता है संघ प्लेटीहेल्मिनथीज के, तो वहाँ पर मध्यथर्मी उत्तक जो है वो भरा होता है और मध्यथर्मी उत्तक के रूप में वहाँ पर मीसेनकाइम भरा होता है और पैरेनकाइम भरा होता है। क्या भरा होता है? मीसेनकाइम और पैरेनकाइम। नेक्स्ट, इसका जो शरीर होता है वो पृष्ठ अधर से क्या होता है? चपटा होता है, इसीलिए नहीं इसे चपटा कृमि कहते हैं। इसका जो शरीर होता है पृष्ठ अधर से चिपका होता है, मतलब मान लो कि ये पृष्ठ है तो ये कृमि ऐसा होगा जो पूरा इससे क्या रहेगा? चिपटा रहेगा। बहुत सारे ऐसे जीव जंतुओं को देखा होगा आपने, छोटे छोटे कीड़ों के रूप में, जिनका पृष्ठ जो है वह ज़मीन से एकदम सटा रहता है। जैसे भुड़री के बारे में बात कहें, भुड़री जिसको हम लोग कहते हैं रोआ होता है, तो वो जब चलता है तो पीछे से एक लाइन छोड़ता जाता है। क्यों? क्योंकि उसका पूरा पृष्ठ अधर किससे चिपका हुआ है? पृष्ठ से। उसका पूरा शरीर का जो पृष्ठ अधर है वह किससे चिपका हुआ है? तो वो पूरा का पूरा पृष्ठ अधर चिपका हुआ है पृष्ठ से, ज़मीन के पृष्ठ से। और भी है, अब जैसे ये छिपकली कह रही थी, तो छिपकली तो अपने चारों पैरों पर आगे बढ़ती है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जब रुकती है तब अपना पूरा शरीर चिपका देती है शरीर।
पूरा चिपका देती है कहाँ, दीवार उवाल पर, ज़मीन पर, है कि नहीं। लेकिन जब ऐसे भागती है तो उसका पूरा शरीर चिपका रहता है। पूरे शरीर के चिपके होने का अर्थ ये हो गया कि पूरा शरीर, जैसे सांप जब चलता है तो उसका पूरा शरीर क्या रहता है, चिपका रहता है, पृष्ठ से चिपका रहता है। यहाँ पर आशय वो है। तो ये चपटा कृमि, इसलिए ये छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ये सांप नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका पृष्ठ अधर जो है वो क्या होता है, चपटा होता है, और इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, तो प्लेटी हेलिम्नथीज कहते हैं। इसके सतह पर जो है वह मुख और जनन रंध्र होते हैं। परजीवी सदस्यों में क्यूटिकल पाया जाता है, और क्यूटिकल का पाया जाना एक परजीवी का अनुकूलन होता है। इसके सदस्यों में एक क्यूटिकल पाया जाता है, और क्यूटिकल का पाया जाना ही क्या कहलाता है, तो क्यूटिकल का पाया जाना ही परजीवी अनुकूलन कहलाता है। यानी अगर कोई परजीवी है तो उसमें क्यूटिकल पाया जाना चाहिए। और संघ प्लेटी हेलिम्नथीज में हम देखते हैं कि क्यूटिकल पाया जाता है, और क्यूटिकल पाया जाना ही एक परजीवी का क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। यानी अगर अनुकूल है वो जीव और परजीवी है तो उसमें क्यूटिकल पाया ही जाना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परजीवी सदस्यों में संघ प्लेटी हेलिम्नथीज के क्यूटिकल पाया जाता है, और जब क्यूटिकल पाया जाता है तो ये अनुकूल स्थिति है, अर्थात कि वो परजीवी है। नेक्स्ट, स्वतंत्र जीवी सदस्यों में एपिडर्मिस तथा पक्षमाभ पाए जाते हैं। पक्षमाभ को इंग्लिश में सीलिया बोलते हैं। इसमें पाचन तंत्र अपूर्ण होता है, और पाचन नली में शाखाएं पाई जाती हैं। इसमें मुख जो होता है वो उपस्थित रहती है, परंतु जो मल द्वार होता है वो अनुपस्थित होती है। कुछ जंतुओं में आहार नाल तो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। अब देखो, संघ प्लेटी हेलिम्नथीज की विशेषताओं में हम देख रहे हैं, लक्षणों में हम देख रहे हैं कि इसकी संरचना कैसी है। भोजन ग्रहण करने के लिए मुख तो है, पर कुछ में जो है वह आहार नाल नहीं है। साथ ही साथ कुछ में जो है वह मल द्वार जो होता है वो अनुपस्थित होती है। यानी अगर उसने भोजन कर लिया, पच गया, तो अब वो मल द्वार के द्वारा पचे हुए भोजन को बाहर नहीं निकाल पाएगा। कौन? संघ प्लेटी हेलिम्नथीज का सदस्य। समझ में आ रहा है ना। तो संघ प्लेटी हेलिम्नथीज के गुणों में हमने देखा कि इसकी जो पाचन नली होती है उसमें शाखाएं पाई जाती हैं, इसमें मुख जो होता है वो उपस्थित होता है, परंतु जो यहाँ पर हम देख रहे हैं मल द्वार, जैसे सभी जीव जंतुओं में होता है कि भोजन ग्रहण किया तो मल द्वार के द्वारा भोजन जो पच गया है उसे बाहर कर देता है शरीर से, लेकिन संघ प्लेटी हेलिम्नथीज में ऐसा नहीं है। केवल भोजन ग्रहण करने का मार्ग है, मल द्वार तो इसका है ही नहीं। और कुछ जंतुओं में आहार नाल बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है। जंतुओं में रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र और कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। ये जो जंतु होते हैं संघ प्लेटी हेलिम्नथीज के, इसमें न तो श्वसन तंत्र पाया जाता है, न ही इसमें जो है वह कंकाल तंत्र पाया जाता है, और न ही इसमें जो है वह परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसमें कुछ नहीं पाया जाता है, न तो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, न तो श्वसन तंत्र पाया जाता है, और न ही जो है वो कंकाल तंत्र पाया जाता है। तो जब कंकाल तंत्र नहीं पाया जाएगा तो ये जीव कैसा होगा? लचीला होगा। कैसा होगा? लचीला होगा, जेली टाइप का होगा। श्वसन शरीर की सतह से होता है इसमें, और परजीवी सदस्यों में अवायवीय श्वसन पाया जाता है, जो कि परजीवी अनुकूलन है। वैसे भी परजीवी अनुकूलन का मतलब अभी बताए थे कि परजीवी अनुकूलन क्या होता है। परजीवी अनुकूलन का मतलब होता है कि परजीवी का वो विशिष्ट लक्षण जो संघ प्लेटी हेलिम्नथीज में दिखाई दे। जैसे संघ प्लेटी हेलिम्नथीज में सबसे पहला परजीवी का अनुकूलन के रूप में आया था कि इसमें क्यूटिकल पाया जाता है। अगर क्यूटिकल पाया जाएगा तो परजीवी। दूसरा, परजीवी का एक और गुण होता है कि परजीवी जो होते हैं वो क्या करते हैं? अवायवीय श्वसन करते हैं। तो जो संघ प्लेटी हेलिम्नथीज है उसका सदस्य क्या करता है? अवायवीय श्वसन करता है। अवायवीय श्वसन करता है, इसका मतलब ये हो गया कि ये परजीवी अनुकूलन के अंतर्गत है। परजीवी अनुकूलन के अंतर्गत होने का मतलब कि परजीवी के रूप में ये रहता है। तो यही यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इसका जो श्वसन होता है वह शरीर की सतह से होता है, और परजीवी सदस्यों में जो श्वसन होता है वो अवायवीय श्वसन होता है, और ये एक अनुकूलन की स्थिति है। इसके संघ प्लेटी हेलिम्नथीज के गुणों में नेक्स्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें उत्सर्जित तंत्र पाया जाता है, और इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं भी क्या होती हैं? पाई जाती हैं, जिन्हें ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। ये तो याद रहेगा कि संघ प्लेटी हेलिम्नथीज में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसको क्या कहते हैं? ज्वाला कोशिकाएं। ये ज्वाला को बढ़िया से याद हो जाएगा क्योंकि उसके नाम पर है, उसको याद हो जाएगा बढ़िया से कि नहीं, संघ प्लेटी हेलिम्नथीज में एक विशेष प्रकार का कोशिका पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? ज्वाला कोशिका कहते हैं। और
इन कोशिकाओं के द्वारा जंतुओं में जल संतुलन तथा उत्सर्जन होता है। क्या होता है? इन कोशिकाओं के द्वारा, ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा, जो संघ प्लेटी हेलिम्नथीज के जंतु हैं, इनमें क्या होता है? जल का संतुलन होता है और उत्सर्जन होता है। और परजीवी सदस्यों में आसंजक अंग के रूप में चूसक और स्कोलेक्स, हुक्स आदि पाए जाते हैं। यानी जो परजीवी सदस्य होते हैं इनमें आसंजक अंग का मतलब क्या हो गया? ऐसे अंग जो शिकार को दबोचने के काम में आते हैं, ऐसे अंग जो शिकार करने के काम में आते हैं। तो जो परजीवी सदस्य होते हैं वो परजीवी सदस्य में क्या पाया जाता है? तो आसंजक अंग पाया जाता है। और ये आसंजक अंग क्या होता है? तो ये आसंजक अंग जो होता है वह चूसक होता है। चूसक मतलब परजीवी है, अब पृष्ठ तल इसका जो है वो अधर पृष्ठ तल से चिपका हुआ है। तो जब ये चिपक जाएगा मनुष्य में तो अब क्या करेगा? चूसने का काम करेगा। चूसने का काम करेगा मतलब रक्त जो है वो चूसेगा परजीवी के रूप में। समझ में आ रहा है ना? जैसे जोंक है तो जोंक का पृष्ठ तल क्या होता है? चिपटा रहता है। अब मनुष्य से जब वो चिपक जाता है तो वो क्या करता है? चूसने का काम करता है, रक्त चूसता है। समझ में आ रहा है ना? एक बार हम गए थे, धान का खेती हो रहा था, हमको बुलाया गया, भाई लॉकडाउन लगा था तो बुलाया गया कि आप भी चलिए खेत पर। हम बोले ठीक है चलेंगे। तो हम गए खेत पर। समझ में आया? आप खेत में लगभग घुटना से नीचे तक जो है वो पानी लगा हुआ था। हम जा रहे हैं, एक खेत से दूसरे खेत तक जाना था। और हमको महसूस हुआ कि कुछ हमको काट दिया है, सुई जैसा, चुभने जैसा लग रहा था। कि कुछ होता है ना कि जैसे मान लो कि खून अंदर से अगर निकल रहा है ऐसे बार बार तो कैसे सिप करेगा ना, वो सिप करने का मतलब खींचने का काम। तो ऐसे खींचता होगा जो जोंक होगा, तो वो जितनी बार रक्त खींचता था तो सुई के चुभने जैसा जो है वो दर्द होता था। तो अब हम जब देखे कि हमको दर्द हो रहा है तो हम तुरंत भाग करके, हमको लगा कि सांप काट दिया, और तुरंत भाग करके डाँड़ पर गए तो हमने बाप रे बाप कुछ काट दिया। तब तक देख रहे हैं तो जोंक, जीवन में पहली बार जोंक पकड़ा था हमको। अब उधर मन नहीं कर रहा था कि देखें, अब वो चूस रहा है, दर्द हो रहा है, छटपटा रहे हैं। अभी फ़िलहाल जब लॉकडाउन लगा था तब का बात। तो एक लड़का जो है हम पढ़ाए थे उसको, तो वो भी उधर ही कनक नारायणपुर का था, तो खेती कर रहा था। तो दौड़ते दौड़ते आए, बोले का हो गई सर जी, का हो गई? हम लेकर देखो जोंक धैले बता अतना छटपटाए के बाद हे तरह धर ही अधा के तरह खींच दी, पकड़ सके आ तुरंत खींच दिया उसको और फेंक दिया। हम पकड़ रहे थे तो लुरु लुरु कर रहा था तो डर लग रहा था। क्यों भाई ऐसे होगा? अब खुद सोचो, क्योंकि ये संघ प्लेटी हेलिम्नथीज में है, और संघ प्लेटी हेलिम्नथीज में न तो उसका जो है वो कंकाल तंत्र होता है, न तो श्वसन तंत्र होता है, न तो परिसंचरण तंत्र होता है। अब कंकाल नहीं है तो लुरु लुरु करेगा। अब लुरु लुरु करने का मतलब जो है वो गज गज कर रहा था, तो हमसे पकड़ में नहीं आ रहा था, वो पकड़ के खींच दिया पूरा। जो खींच जब दिया उसके बाद भी रक्त गिर रहा था। समझ में आया? क्योंकि वो दांत गड़ा देते हैं अपना, भले उनका दांत छोटा छोटा ही होता है पर वो दांत से पकड़ बना लेते हैं, इसके बाद जो है वो रक्त को खींचने का काम करते हैं। तो लाइफ में पहली बार जो है वो जोंक हमको पकड़ा था। समझ में आया? तो वो क्या है? परजीवी ही ना है। परजीवी है तो उसमें चूसक अंग पाया गया कि नहीं पाया गया? चूसक अंग होता ही है परजीवी में। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं। अच्छा, एक सिंपल सा चीज़ समझो, जो जू है माथे पर जो रेंगता है, जू ढील जिसको कहते हो, परजीवी है कि नहीं? नहीं है। तो उसमें भी चूसक अंग पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? मच्छर परजीवी है कि नहीं है? मनुष्यों पर, पशुओं पर निर्भर है कि नहीं है? तो मच्छर क्या करता है? मच्छर अपने मुंह से गड़ा देता है वो एक डंक, और इसके बाद पूरा जो है वो खून को क्या करता है? चूसता है। तो जो परजीवी होते हैं उसमें चूसक अंग पाया जाता है। बस इतना ही बताना था। क्लियर है? तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें जो है वह आसंजक अंग के रूप में चूसक पाया जाता है और स्कोलेक्स, डुक्स आदि पाए जाते हैं। प्राणियों में 3 प्रकार की जो है वह क्या पाई जाती है? पेशियां पाई जाती हैं। ध्यान से सुनिए, प्राणियों में कितने प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं? 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। पहला कौन है? अनुदैर्ध्य पेशियां। दूसरा कौन है? वृत्ताकार पेशियां। और तीसरा कौन है? ये यही याद हो जाना चाहिए। अभी मैंने बताया कि संघ प्लेटी हेलिम्नथीज में प्राणियों में कितने प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं? 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। पहला कौन है? अनुदैर्ध्य पेशियां। दूसरा कौन है? वृत्ताकार पेशियां। तीसरा कौन है? तिर्यक पेशियां। अब जो इसका शरीर होता है वह खंड विहीन होता है, परंतु इसमें सेस्टोडा वर्ग में खंड युक्त जो है वह संरचना पाई जाती है। मतलब संघ प्लेटी हेलिम्नथीज का जो शरीर होता है वह खंड विहीन होता है। खंड विहीन होने का मतलब कि इसका शरीर
खंडों में बटा हुआ नहीं होता है। पर संघ प्लेटी हेलिम्नथीज में ही एक और वर्ग पाया जाता है जिसको सेस्टोडा कहते हैं, और ये खंड युक्त होता है। खंड युक्त होने का मतलब कि सेस्टोयोडा जो है वो खंड में पाया जाता है। बाकी संघ प्लेटी हेलिम्नथीज के जितने सदस्य हैं वो खंड युक्त नहीं होते हैं, वो खंड विहीन होते हैं, अर्थात वो खंडों में बटे हुए नहीं होते हैं। लेकिन सेस्टेडा एक ऐसा वर्ग है जो संघ प्लेटी हेलिम्नथीज में पाया जाता है और वो खंड युक्त होता है, अर्थात कि वो खंडों में क्या रहता है, बटा हुआ रहता है। और क्या होता है, तो और जो है वो तंत्रिका तंत्र इसमें सीढ़ी नुमा होता है और गुच्छिकाओं के रूप में होता है और तंत्रिकाओं के द्वारा निर्मित होता है। यानी संघ प्लेटी हेलिम्नथीज में जो तंत्रिका तंत्र बनता है वो गुच्छिका के रूप में रहता है। जैसे अंगूर का गुच्छा होता है ना, देखे होगे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक गुच्छा बन जाता है। तो सेम टू सेम जो तंत्रिका तंत्र होता है वो गुच्छा नुमा होता है और गुच्छिकाओं के रूप में होता है, और ये जो है वो तंत्रिकाओं के द्वारा क्या होता है, निर्मित होता है। एम्फिड्स तथा पैपिली संवेदनग्राही अंग के रूप में पाए जाते हैं संघ प्लेटी हेलिम्नथीज में। संघ प्लेटी हेलिम्नथीज में जो अंग है संवेदनशील वो दो हैं। पहला कौन है, तो एम्फिड्स है, और दूसरा कौन है, पैपिली है। तो पैपिली और एम्फिड्स ये दो ऐसे अंग हैं जो संघ प्लेटी हेलिम्नथीज में किस रूप में पाए जाते हैं, संवेदनग्राही अंग के रूप में पाए जाते हैं। संवेदनग्राही अंग क्या होता है, बताए थे ना, जैसे हम सामने ऐसे देख रहे हैं और पीठ पर कुछ रेंग रहा है तो हमको पता चल जाएगा कि कुछ रेंग रहा है, क्योंकि त्वचा क्या है, संवेदनग्राही अंग है। संवेदन को यह समझ सकती है, समझ में आ रहा है ना, आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, बताए थे ना। तो वैसे ही संघ प्लेटी हेलिम्नथीज में जो संवेदनग्राही अंग होता है वो दो होता है, एक होता है एम्फिड्स और दूसरा होता है पैपिली। अधिकांश जंतु जो होते हैं वो उभयलिंगी होते हैं और कुछ सदस्य इसमें क्या होते हैं, एक लिंगी भी होते हैं। जरूरी नहीं है कि संघ प्लेटी हेलिम्नथीज में सभी जो है वह द्विलिंगी ही होते हैं, इसमें द्विलिंगी नहीं होते हैं बल्कि क्या होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। और कुछ जो सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं संघ प्लेटी हेलिम्नथीज में। इसमें स्वनिषेचन अथवा परनिषेचन पाया जाता है। स्वनिषेचन का मतलब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यह खुद ही कंप्लीट कर लेता है, या परनिषेचन पाया जाता है। परनिषेचन का मतलब हो गया कि यह किसी परनिषेचन का मतलब है कि यह किसी दूसरे से भी क्या करता है, निषेचन करता है। स्वनिषेचन में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा और परनिषेचन में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। किसी दूसरे से करने का मतलब, जैसे मान लो कि आम का एक नस्ल है और वो आम का एक नस्ल है जिसको हम कह सकते हैं कि दशमी आम है ना, दशहरी आम है, और एक जो है वो लंगड़ा आम है। तो जाति अलग अलग हो गया, लेकिन दशहरी आम और लंगड़ा आम के टहनियों को जोड़ करके एक नया पौधा जो बनाया गया होता है ना, क्रॉस करके, तो ऐसे में जब नया पौधा बनाया गया तो वो उन दोनों के गुणों का संवाहक होगा। समझ में आ रहा है ना। तो जब वो उन दोनों के गुणों का संवाहक होगा तो इसे क्रॉसिंग मेथड कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि इसमें भी स्वनिषेचन होता है और परनिषेचन होता है। यानी संघ प्लेटी हेलिम्नथीज में दो तरीके से निषेचन की क्रिया होती है, एक होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन और एक होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जंतुओं में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। यानी परिवर्धन की जो क्रिया होती है वो क्या होती है, प्रत्यक्ष भी होती है, डायरेक्ट भी होती है, और अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट भी होती है। और इनका जीवन चक्र जटिल होता है, एक से अधिक परपोषियों में ये पूर्ण होता है। इनके जीवन चक्र में एक या एक से अधिक प्रकार का जो है वो लार्वा पाया जाता है। और प्लेनेरिया में पुनर्उद्भवन की असीम क्षमता होती है। जो प्लेनेरिया होता है इसमें पुनर्उद्भवन की क्रिया होती है। पुनर्उद्भवन की क्रिया का मतलब कि मान लो कि अगर इस संघ का कोई सदस्य डैमेज हो जाता है तो वह फिर से पुनर्उद्भवित होता है, यानी कि विकास करता है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लेनेरिया जो है संघ प्लेटी हेलिम्नथीज का एक सदस्य ही है प्लेनेरिया, और इसमें जो है वह पुनर्उद्भवन की असीम क्षमता होती है। यानी यह पुनर्उद्भवन की क्रिया को संपादित बढ़िया से करता है। साथ ही साथ संघ प्लेटी हेलिम्नथीज में अब इसका जो वर्गीकरण है वह इसके जीवन विधि और स्वभाव के आधार पर किया जाता है। किसका वर्गीकरण, संघ प्लेटी हेलिम्नथीज का वर्गीकरण इसके जीवन विधि और इसके स्वभाव के आधार पर कितने वर्गों में किया जाता है, 3 वर्गों में किया जाता है। अब जीवन विधि इसका क्या है, इसका स्वभाव क्या है, ये अगर जानते हैं तो इसका वर्गीकरण भी आसानी से जान जाएंगे। अभी अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में जो चर्चा किए हैं और इसके जनन के बारे में चर्चा किए हैं, इसके भोजन ग्रहण करने के बारे में चर्चा किए हैं कि इसमें मुख गुहा तो होता है परंतु आहार नाल नहीं होता है। इसमें पाचन जब हो जाता है तो इसमें पचे हुए भोजन को बाहर निकालने के लिए मल द्वार नहीं होता है। तो अभिलाक्षणिक गुणों के द्वारा ही हमने क्या पढ़ लिया,
अभिलाक्षणिक गुणों के द्वारा ही हमने संघ प्लेटी हेलिम्नथीज के गुणों के बारे में जान लिया, लक्षणों के बारे में जान लिया, जीवन शैली के बारे में जान लिया। जीवन शैली के बारे में हमने ये जाना कि ये अवायवीय श्वसन करता है। जो परजीवी रूप में होता है वो क्या करता है? अवायवीय श्वसन करता है। श्वसन की क्रिया ये अपने त्वचा के द्वारा संपन्न करता है। तो आखिर ये सब लक्षण क्या दिखा रहे हैं? ये इसके जीवन शैली को ही तो दिखा रहे हैं। दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? हम बता रहे हैं कि नहीं, संघ प्लेटी हेलिम्नथीज का जो पृष्ठ होता है वह अधर पृष्ठ से जो है वह क्या रहता है? चिपटा रहता है। तो आखिर ये क्या है? उसका जीवन शैली ही तो है, उसकी शारीरिक संरचना का ही तो वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इसमें जो है वो कंकाल तंत्र नहीं होता है, इसमें श्वसन तंत्र नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें कंकाल तंत्र नहीं होता है, श्वसन तंत्र नहीं होता है, परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके शारीरिक संगठन के बारे में बता रहे हैं, शारीरिक संरचना के बारे में बता रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या बता रही हैं? संघ प्लेटी हेलिम्नथीज के गुण को बता रही हैं और जीवन शैली को बता रही हैं। तो इस संघ का वर्गीकरण इसी जीवन विधि और इसी स्वभाव के आधार पर किया जाता है। और ये वर्गीकरण कितने वर्गों में होता है? 3 वर्गों में, जिसमें सबसे पहला होता है क्लास टर्बिलेरिया। क्या है? क्लास टर्बिलेरिया, है ना। तो वर्ग टर्बिलेरिया है, दूसरा है वर्ग ट्रिमेटोडा और तीसरा है वर्ग सेस्टोडा। कितने हो गए टोटल? 3। और हमें कितने वर्गों में बांटना है? 3 ही वर्गों में ना। तो इस संघ में जो वर्गीकरण किया जाता है संघ प्लेटी हेलिम्नथीज का, वो कितने वर्गों में हो जाता है? 3 वर्गों में। आधार क्या बनाया जाता है? जीवन विधि और स्वभाव। तो संघ प्लेटी हेलिम्नथीज के जीवन विधि और स्वभाव के आधार पर संघ प्लेटी हेलिम्नथीज को कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में। पहला वर्ग क्या है? तो वर्ग टर्बिलेरिया, वर्ग ट्रिमेटोडा और वर्ग सेस्टोडा। अब वर्ग टर्बिलेरिया में हम देखते हैं कि इस वर्ग के जो जंतु होते हैं वो स्वतंत्र जीवी होते हैं, स्वच्छ एवं समुद्री जल में पाए जाते हैं और शरीर पर इनका जो है वह चूसकों का क्या होता है? अभाव होता है। यानी इनमें जो है वह चूसक नहीं पाए जाते हैं। सिंपल सा चीज़ है कि जब वर्ग टर्बिलेरिया का आप अध्ययन कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो जंतु होते हैं वो स्वतंत्र जीवी होते हैं और ये स्वच्छ और समुद्री जल में पाए जाते हैं और इनके शरीर पर चूसक नहीं होता है। अर्थात यह किसी दूसरे पर आश्रित रह करके चूसने का काम नहीं करते हैं। चूसने का काम नहीं करते हैं मतलब अवशेषी जो द्रव है उस जीव के अंदर, मनुष्य है तो रक्त होगा, अन्य कोई जीव है तो उसके अंदर मान लो कि अब जो भी संरचना हो, अगर रक्त है तो रक्त कोई चूसने का काम करेगा। तो इसमें जो है वो चूसकों का अभाव होता है और इसका उदाहरण है प्लेनेरिया, गुंडा और एफ्रोंटा इत्यादि। वर्ग ट्रिमेटोडा में क्या है? तो इस वर्ग के जितने भी सदस्य हैं वो सभी के सभी क्या हैं? परजीवी हैं। कुछ बाह्य तथा अधिकांशतः अंतः परजीवी होते हैं और शरीर खंड विहीन एवं शरीर हुक तथा चूसक पाए जाते हैं। इनका जो शरीर होता है वो खंड विहीन होता है। खंड विहीन का मतलब यह खंडों में बंटता नहीं है और इसमें चूसक पाए जाते हैं। तो चूसक पाया गया इसका मतलब क्या हुआ? कि ये परजीवी है। तो जो दूसरा वर्ग है वो है वर्ग ट्रिमेटोडा। तो बताओ तो इसके अभिलाक्षणिक लक्षण में, इसके स्वभाव में, इसके जीवन विधि में, इसके अभिलाक्षणिक गुण में बताए थे कि नहीं बताए थे कि जो परजीवी होता है वह क्या करता है? चूसक अंग से चूसने का काम करता है। तो यहाँ पर ऐसे भी कुछ जीव हैं जो केवल और केवल परजीवी हैं और इनका पृष्ठ अधर चिपका हुआ रहता है और पृष्ठ अधर जब चिपका हुआ रहता है तो ये चिपक करके और क्या करते हैं? परजीवी के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं। तो उस जीव पर जिस पर यह चिपके रहते हैं चूसने का काम करते हैं। क्या करते हैं? चूसने का काम करते हैं। इसीलिए एक और वर्ग बन गया इनका और उस वर्ग का नाम है ट्रिमेटोडा। तो वर्ग ट्रिमेटोडा में हम देखते हैं कि जितने भी सदस्य हैं वह परजीवी होते हैं। वर्ग ट्रिमेटोडा में जितने भी सदस्य हैं संघ प्लेटी हेलिम्नथीज के वो सारे के सारे क्या है? परजीवी हैं और कुछ बाह्य और कुछ अधिकांश अंतः परजीवी होते हैं। शरीर खंड विहीन होता है और शरीर पर हुक होता है और क्या होता है? चूसक होता है। कोई दिक्कत? इसका एग्जाम्पल जो है वो फैसियोला है जिसको पर्णकृमि कहते हैं। पर्णकृमि मतलब पत्तियों पर जो कीड़ा रहता है, पृष्ठ अधर एकदम चिपका रहता है उसका, वो पर्णकृमि है। तो फैसियोला होता है। सिस्टोसोमा होता है, ये रक्त पर्णकृमि आदि होता है। रक्त पर्णकृमि आदि मतलब रक्त भी चूसता है और पर्ण मतलब पत्तियों को भी ये खा जाता है। तो इस स्थिति में जो है ये सिस्टोसोमा जो है ये भी वर्ग ट्रिमेटोडा का जो है एक सदस्य बन जाता है। अब हम देखते हैं वर्ग सेस्टोडा। वर्ग सेस्टोडा के जितने भी सदस्य हैं वह अंतः परजीवी होते हैं। ये भी इसके अभिलाक्षणिक गुण से एक वर्ग बना कि नहीं बना? बोल नहीं रहे हो? पहला क्या बना? पहला बना हम देख रहे हैं कि परजीवी के रूप में। तो इसके अभिलाक्षणिक गुण में बताए थे ना परजीवी का लक्षण।
इसके जीवन शैली के आधार पर एक वर्गीकरण किया गया, जहां पर संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के कुछ ऐसे सदस्यों का एक वर्ग बनाया गया जो पूरा का पूरा परजीवी है, उसमें चूसक अंग पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल फैसियोला है जो पर्णकृमि है, और दूसरा जो है वो सिस्टोसोमा है। फिर इसके जीवन शैली के आधार पर और इसके अभिलाक्षणिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया गया, जिसमें स्वतंत्र जीवी के रूप में और स्वच्छ और समुद्री जल में पाए जाने वाले संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के सदस्यों को पाया गया, और संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के सदस्यों को रखा गया किसमें? वर्ग टर्बिलेरिया में। और इसका उदाहरण प्लेनेरिया है, गुंडा है और एफ्रोंटा है। इसके बाद वर्ग सिस्टोडा में हम देख रहे हैं कि ऐसे सदस्य होते हैं जो अंतः परजीवी होते हैं, जिन्हें फीता कृमि, पर्णकृमि के रूप में जाना जाता है, और इसके सिर पर जो है वह चूसक पाया जाता है, और इसका शरीर जो होता है वह देह खंडों में बटा हुआ होता है। ये अंतः जो है वह परजीवी होते हैं। अंतः परजीवी का मतलब ये हो गया जैसे फीता कृमि है, और साथ ही साथ जैसे पर्णकृमि है। पर्णकृमि का मतलब पत्तों को खाने वाला, फीता कृमि मतलब पत्तों को खाता है और जो पीछे से रेशे है वो छोड़ते जाता है, जैसे रेशम का कीड़ा। पढ़े होगे आप 8 क्लास में रेशम के कीड़े के बारे में। तो ये जो है वो वर्ग सिस्टोडा में रखा जाता है। इस प्रकार से इस संघ का वर्गीकरण इसके जीवन विधि और साथ ही साथ इसके स्वभाव के आधार पर हमने देखा कि 3 प्रकार से किया गया। पहला वर्ग टर्बिलेरिया, दूसरा वर्ग जो है वो ट्रिमेटोडा, और तीसरा जो है वो हो गया वर्ग सिस्टोडा। नेक्स्ट इसके बाद का जो उदाहरण है वो हम देखेंगे, तो वो है इसका उदाहरण टीनिया सोलियम जो पॉर्न फीता कृमि होता है, टीनिया सैजिनेटा जो वॉफ टेप वर्म होता है। इसके बाद एक अलग जो है वो संघ है, और उसको बोला जाता है संघ एस्केलेमिथीज, है ना। थोड़ा सा बोलते बोलते क्या होता है ना कि जीभ लटपटा जाता है, लगातार बोल रहे हैं ना, बोलना चाहिए अगला, तो बोल रहे अलगा। ध्यान दिए होगे। नहीं होता क्या है कि निश्चित समय में पूरा करना है जो आज का टारगेट है, तो ऐसे स्थिति में अब ले करके तो चलना है, तो पूरा एक ही बार राजधानी थोड़े बन जाना है, समझा करके ही चलना है। और बोलने के दौरान प्यास भी लगता है। अब देखो अंत में आते आते अगला टॉपिक बोलना था तो बोले अलगा टॉपिक। अगला टॉपिक जो संघ है वो है एस्केलेमिथीज, और एस्केलेमिथीज के विषय में हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। जितना पढ़ाया जा रहा है डेली जा करके पढ़ो, केवल उतना ही पढ़ो जितना आज पढ़ाया गया। होता क्या है कि जितना आज पढ़ाया गया उतना आज नहीं पढ़ोगे तो वही तुम्हारे पास इकट्ठा होता चला जाता है, समझ में आया। और जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो फिर वो बैकलॉग तुमसे पूरा ही नहीं हो पाता है, और वो एक बोझ हो जाता है, और वो फिर तुम छोड़ते चले जाते हो। और ये सारा चीज़ जो अभी पढ़ रहे हो ना आगे बहुत काम आएगा। आगे अगर मान लो बीएससी नर्सिंग करना है तो उसमें पक्का है कि ये सब आएगा, समझ में आ रहा है ना। नर्सिंग से अगर जुड़ना है तो ये पक्का है कि आएगा। ये जितना पढ़ रहे हो आप, अगर आप नीट का तैयारी करना चाहते हो तो नीट के तैयारी में भी इससे क्वेश्चन आता है, समझ में आ रहा है ना। पूछ देगा कि ऐसा कौन सा जो है वो संघ है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए मुक्त है परंतु पचे हुए भोजन को बाहर निकालने के लिए मल द्वार नहीं है। संघ प्लेटीहेल्मिथीज का वो सदस्य है, संघ प्लेटीहेल्मिथीज का वो जो है वो जंतु है, समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। आप पढ़ रहे हो लॉन्ग टर्म में, लेकिन नीट के क्वेश्चंस भी ऐसे ही टॉपिक से लिए जाते हैं, तो आप उसका भी तैयारी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको डेली पढ़ना होगा, समझ में आया। पढ़े तब तो बढ़िया है, और नहीं पढ़े तब भी बढ़िया है। नहीं पढ़ोगे तो एक जनरल लाइफ जियोगे, और पढ़ोगे तो बेहतरीन लाइफ जियोगे, समझ में आया। बाकी इसके विषय में हम लोग देखेंगे अगले क्लास में। आज के क्लास में केवल इतना ही। अगला जो विषय है वो मैथ देखेंगे, है ना।